हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरी चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो हाल ही में उसका काफ़ी चर्चा हुई है न्यूज़ में, क्योंकि इस शेयर में डॉली कर्नाजी का भी स्टेक है। तो उसने इस शेयर से अपने स्टेक को खताया है, तो इसीलिए न्यूज़ में भी आ रहा है शेयर। तो चलिए एक बार जानते हैं कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है और किस तरीके का सेक्टर में ये कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है रबर जो होता है उसको रिसाइकलिंग करना। और रबर मतलब जो गाड़ी का जो टायर होता है, जो सड़े हुए टायर होता है, जो फटे हुए टायर होता है जिसको हम लोग फेंक देते हैं, उस फेंकने वाले रबर से ये लोग क्या नई प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको रिसाइकलिंग करते हैं और नई प्रोडक्ट बनाते हैं। और उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है बिटुमिन। और बिटुमिन खास करके यूज़ होता है रोड कंस्ट्रक्शन में। जो हम लोग जो देखा है कि जिस तरीके से रोड बन रहा है हमारे इंडिया में, उस सभी रोड में एक केमिकल यूज़ होता है, वो है बिटुमिन। और ये बिटुमिन तैयार करता है ये कंपनी। और बिटुमिन तैयार करता है सड़े हुए टायर से। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को टीना, यहाँ पे लिखा हुआ है टीना रिसाइकल्ड रबर। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों ने रिसाइकल से क्या क्या बना रहा है, देखिए स्पोर्ट्स स्टाफ, और इसके बाद देखिए जिम टाइल्स, रबर मैट्स, न्यू टायर्स। तो मतलब जो रिसाइकिल किया हुआ टायर है उससे न्यू टायर भी बनाता है। तो लेकिन ये कंपनी टायर नहीं बनाता। ये कंपनी जो है वो रिसाइकिल वाले मतलब जो सड़े हुए टायर है उसको रिसाइकलिंग करता है और प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट के पास भेजता है। और उसी तरफ से जैसे कि हो TVS, MRF, उस तरीके के क्लाइंट को भेजता है। और उसके बाद वो लोग क्या होता है, वो सड़े सड़े हुए टायर से न्यू टायर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग मेडिसिन ड्रॉपर्स भी बनते हैं, और कन्वेयर बेल्ट्स और रोड्स। रोड्स तो आप लोग बताइए जान ही होंगे, क्योंकि रोड्स में बिटुमिन यूज़ होता है, तो बिटुमिन टायर से बनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनी का जो पान इंडिया प्रेजेंस देखिए, पूरे इंडिया में उन लोग का प्रेजेंस है। खाली नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के पूरे इंडिया में उन लोग का प्रेजेंस है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में देखिए आप लोग किस तरीके का कंपनी काम कर रही है। देखिए यहाँ पे टायर का सिंबल है। तो मतलब कंपनी टायर, सड़े हुए टायर को इकट्ठा करते हैं और इसको मशीन में डालते हैं। मतलब एक जो रिसाइकलिंग वाले काम होता है ना, उसके ऊपर कंपनी काम करता है। तो आजकल शायद आप लोग सुन ही रहे हो कि गो ग्रीन का एक नारा सब जगह आ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे एनवायरनमेंट में। और इसके लिए गवर्नमेंट भी अभी रिन्यूएबल एनर्जी, गो ग्रीन और इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर में आय कर रहा है। तो इसीलिए जो टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर है उसको इसीलिए फ़ायदा मिल रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रहा है इस सेक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और रिसाइकलिंग वाले सेक्टर का तो बहुत बड़ी फ्यूचर है, क्योंकि सड़े हुए तार को अगर हम लोग जला दें तो इससे बहुत बड़ी पोल्यूशन होता है। लेकिन अगर हम लोग अपने टायर को अगर इस कंपनी के पास भेज दें तो ना ही कोई इसको जलाने की आवश्यक है, ना ही हमको इसको फेंक देने की आवश्यक है। अगर हम बस टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर के पास अगर भेजते हैं हमारे सारे सड़े हुए टायर को, तो विदाउट मेकिंग एनी फायर वो लोग नई प्रोडक्ट बना देगा उससे। तो ये इससे बहुत बड़ी फ़ायदा मिलती है एनवायरनमेंट को, इसीलिए गवर्नमेंट से भी फुल सपोर्ट है ऐसे कंपनी के ऊपर। तो अगर यहाँ पे आप लोग क्लाइंट के देखें तो यहाँ पे देखिए उन लोगों का कितना क्लाइंट है। देखिए इंडियन ऑयल है, मैं आप लोग को मेन क्लाइंट बता देता रहा हूँ। इंडियन ऑयल, JK टायर, सीएट, और इसके बाद देखिए ONGC, महिंद्रा। यहाँ पे देखिए कितना सारा क्लाइंट है, अपोलो, टाटा, MRF, TVS। तो बहुत सारे क्लाइंट उन लोगों के पास है। और सभी अगर आप लोग देखें तो मैक्सिमम क्लाइंट जो है वो टायर बनाते हैं। और वो लोग टायर कहाँ से बनाते हैं, वो जो सड़े हुए जो टायर होता है उससे वो लोग नई टायर बनाते हैं। तो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर रहा है कंपनी, जिसके कारण कंपनी का शेयर भी आप लोगों ने काफ़ी दिनों में बहुत ऊपर जाते हुए देखा है, और हाल ही में काफ़ी डाउनफॉल भी आप लोगों को दिख रहा है कंपनी में। तो पहले तो एक बार इन लोगों का एक बार फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो अगर फाइनेंशियल देख लेते पहले एक बार उन लोगों का क्लाइंट देख लेते हैं स्किनर वालों के हिसाब से। तो स्किनर वालों ने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इन लोगों का क्लाइंट जो है देखिए MRF, अपोलो, TVS, श्री कृष्णा, सीएट, JK टायर, IOCL, मंगलोर रिफाइनरी, हुंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, और इतने सारे इन लोगों का क्लाइंट है। देखिए आप लोग कितना क्लाइंट है इन लोगों के पास, बहुत सारे क्लाइंट हैं इन लोगों के पास। और इन लोगों का जियोग्राफिकल रेस्पॉन्स देखिए,
इन FY21 द कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टू थाईलैंड, मतलब FY21 में कंपनी ने थाईलैंड में भी एक्सपोर्ट शुरू किया। इसके बाद तार्की और श्रीलंका में भी उन लोगों ने अपना एक्सपोर्ट शुरू किया। मतलब कंपनी अपने बिजनेस को भी एक्सपांस कर रहा है। तो इससे तो पता तो चल रहा है कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, क्योंकि वो लोग अपने बिजनेस को एक्सपांस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों ने एक्विजिशन भी किया है, स्टेक इन जेवी टीनारा फित्रा ट्रेड लिमिटेड में। यहाँ पे देखिए इन लोगों ने FY14 में ही इन लोगों ने ये एक्विजिशन की थी, तो बहुत पुरानी हो गई है ये एक्विजिशन। तो एक बार पहले चलते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए उन लोग का मार्केट कैप दिखे 354 करोड़, मतलब एक माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, इसीलिए रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है ऐसी कंपनी में। अगर आप लोग पी रेशियो देखें तो बहुत नीचे है, मतलब एक फेयरली पी में शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है, 17.7 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इन लोग अगर आप लोग ROC देखें तो ये भी अच्छा है, 22.8 का ROC है, बहुत अच्छा है। ROE भी अच्छा है। तो अगर डेब्ट देखें तो 65.2 करोड़ का है, तो डेब्ट भी ना के बराबर ही है। अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें तो ये भी 20% के ऊपर सेल्स ग्रोथ है, तो बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है कंपनी के। तो अगर ROC देखें 3 ईयर्स का एवरेज तो 11.0% का है, तो ये थोड़ा कम है लेकिन ख़राब भी नहीं है ROC 3 ईयर्स एवरेज। तो अगर हम लोग अगर PEG रेशियो देखें तो PEG रेशियो की वजह से भी कंपनी अंडर वैल्यू है। तो डेब्ट टू इक्विटी दिखे तो वो भी अच्छा है, करेंट रेशियो दिखे 1 के ऊपर है, ये अच्छा है। और एंटरप्राइज वैल्यू दिखे थोड़ा ज़्यादा है मार्केट कैप से, क्योंकि हम लोग के पास थोड़ा लोन भी है 65.2 करोड़ का। तो अगर एसेट टर्नओवर रेशियो देखे तो ये भी अच्छा है। तो क्विक रेशियो से हिसाब से थोड़ा सा क्विक रेशियो ख़राब है, अगर 1 के ऊपर होता तो बहुत भी अच्छा होता, लेकिन 1 के नीचे है, तो फिर भी करेंट रेशियो अच्छा है। तो ओवरऑल तो हम लोग मान सकते हैं कि फाइनेंशियल अच्छा है कंपनी के पास, अभी भी रेशियो के हिसाब से अच्छा है। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो ये भी लो है, बहुत लो है, 4.66 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। एटलीस्ट 2 डिजिट में तो होना चाहिए था ये कंपनी के पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अगर हम लोग CMP अपन FCF देखें तो इसके हिसाब से भी ठीक ही है, ये भी ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर हम लोग वैल्यूएशन बस देखें तो कंपनी का पूरा वैल्यूएशन अच्छा है, हम लोग इन्वेस्ट करने की लायक है। जो भी ग्रोथ इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना, लेकिन उनका फंडामेंटल भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी सस्ते PE वाले शेयर में इन्वेस्ट कर दोगे और उनका फाइनेंशियली अच्छा ना हो तो इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए एक बार उन लोगों का एक बार P&L एंड क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कैसा है। तो अगर हम लोग पहले PE रेशियो देख लेते हैं, मीडियन PE। तो मीडियन PE के पास ही कंपनी अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो PE के हिसाब से तो वैल्यूएशन अच्छी है। तो अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी लगातार अप्रॉक्स इंक्रीज होता जा रहा है। जून 2022 में ज़्यादा हुई थी, लेकिन इसके बाद फिर से घटी है, और दिसंबर में 75.20 का सेल्स है। तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये भी अच्छा है, लेकिन हाल ही में दिसंबर क्वार्टर में बहुत गिरा है, जो 14.27 से 11.5% तक गिर चुका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी के लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिक्रीज हुई है सितंबर में जून के मुकाबले, और दिसंबर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है सितंबर के मुकाबले। तो ओवरऑल कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन के प्रेशर सब कंपनी के पास पड़ चुकी है अभी। तो देखते हैं अगर इन्फ्लेशन जितने नीचे गिरेगा उतना कंपनी के पास फ़ायदा होगा। तो अगर इन्फ्लेशन नीचे गिरने से भी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ता नहीं है, तो ऑब्वियसली हमको थोड़ा सा अंदाज़ा होने लगेगा कि कंपनी के अंदर ही शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी तक तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट तो है अभी भी। तो अगर हम लोग P&L देखें तो सेल्स देखिए लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो मार्च 2016 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई थी, तो इसके बाद फिर से घटी थी, 2017 में 69 करोड़ आ गई थी, उसके बाद देखिए फिर से बढ़ना शुरू हुई है, और अभी देखिए TTM के हिसाब से 284 करोड़ का सेल्स होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट में। आई होप कि अच्छा ही आए रिजल्ट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देखिए मार्च 2022 में 16% का, और अभी देखिए 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है। तो आई होप ये 13% ना होकर 14% आए मार्च पहले क्वार्टर में। अगर 14% आए तो थोड़ा सा एक रिलैक्स की बात है, क्योंकि 16 से 13 आना
थोड़ा मतलब एक बड़ी बात होता है कि इतना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर जाना। लेकिन हम लोग एक बात भी डिनाई नहीं कर सकते कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण कंपनी के फाइनेंशियल में इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बात भी सही है। तो अगर हम लोग बोरोइंग देखें तो बोरोइंग भी कंपनी के पास ना की बराबर ही है। तो मार्च 2022 में 71 का लोन था, 71 करोड़ का, और अभी सितंबर में देखिए 65 करोड़ का लोन रह चुकी है कंपनी के पास, ज़्यादा लोन अभी भी नहीं है। तो अगर हम लोग कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। सिर्फ मार्च 2014 में निगेटिव में था और 2015 में था निगेटिव में, उसके बाद देखिए पॉजिटिव में ही है। इसका मतलब कैश फ्लो में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के पास। तो अगर हम लोग कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो ये भी थोड़ा अच्छा होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि मार्च 2017 में 393 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल थी। तो अभी लगातार खतरा है कैश कन्वर्जन साइकिल, तो ये एक अच्छी संकेत है कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 73.81% के प्रोमोटर होल्डिंग, वो भी एक स्टेबल फेस में है। देखिए आप लोग, प्रोमोटर होल्डिंग पूरे के पूरे स्टेबल फेस में है, ना ही प्रोमोटर होल्डिंग कहीं पे खता है। तो इससे तो हमको ये पता चलता है कि मैनेजर को अपने कंपनी के ऊपर भरोसा है और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो क्या होता ना, 73.81, इसके बाद 73.80, 73.79, इस तरीके का खत्ता जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि स्टेबल फेज में है अभी भी शेयर होल्डिंग बटन। तो इससे तो हमको एक अंदाज़ा लग जाता है मोटा मोटी कि मैनेजमेंट अच्छा है। तो अगर हम लोग पब्लिक होल्डिंग देखें तो डोली खन्ना जी का होल्डिंग है, जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता है इंडिया का। तो यहाँ पे देखिए इनका स्टेक थोड़ा सा घटा है मार्च क्वार्टर में। तो इसके पहले भी इसका स्टेक घटा था मार्च 2022 में। तो बहुत सारे लोग इस समय यहाँ पे निक में आकर सेलिंग करना शुरू कर दी थी। तो देखिए जून में फिर से उसने स्टेक बढ़ाया था, तो सितंबर में फिर से घटाया और दिसंबर में भी घटाया। तो यहाँ पे भी देखिए फिर से घटाना शुरू हो गया। तो मैं तो आप लोगों को पहले एक बार बताना चाहता हूँ कि बड़े इन्वेस्टर अगर निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर खराब है। क्या पता अभी वो लोग पूरे के पूरे निकल जाए और मार्च पहले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ जाए। हम तो प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते ना कि रिजल्ट खराब ही आएगा या अच्छा ही आएगा। हम तो सिर्फ एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिजल्ट एक अच्छा आएगा या फिर खराब आएगा, लेकिन कोई भी 100% श्योरली नहीं बता सकता आप लोगों की रिजल्ट ऐसा आएगा, वो अच्छा आएगा, वो खराब आएगा। तो अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो खुद से दिमाग से कीजिए, दूसरों को कॉपी पेस्ट मत कीजिए दूसरों का। तो अगर आप लोग दूसरों की कॉपी पेस्ट करोगे तो आप लोगों को कुछ सीखने ना मिलेगा और होल लाइफ आप लोग ऐसे ही चले जाओगे। तो खुद से कुछ एनालिसिस करने के बारे में सोचिए, ना ही मेरे कहने पर इन्वेस्ट कीजिए। मेरे कहने पर भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। खुद से एनालिसिस करना सीखिए और खुद का मालिक खुद ही बनिए। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपने पैसों के मालिक खुद बनिए, ना ही दूसरों को फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोग खुद से बाय या सेल करोगे ना तो आप लोगों को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है और हमने कुछ करके दिखाया। लेकिन अगर आप लोग दूसरों से कॉपी पेस्ट करके आप लोग करने जाओगे तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, वो दूसरों का ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग कोई भी इन्वेस्टर अगर निकल रहा है या फिर ऐड हो रहा है, आप लोग उसको लेकर ज़्यादा पैनिक मत हो। आप लोग को बस खुद का इन एनालिसिस कीजिए और खुद से देखिए क्या शेयर अच्छा है, कि शेयर में कोई खराबी है क्या। अगर खराब नहीं है तो आप लोग इन्वेस्टर रहिए। हर बार वो लोग राइट नहीं हो सकते, कई बार ऐसा होगा कि आप भी राइट होगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी फेल हो जाओगे। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी फेल हो जाएंगे लेकिन आप राइट होगे, कई बार ऐसा भी होगा। एक बार आप लोग कान खोल कर सुनिए, अगर आप लोग मार्केट में रहना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसका अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे देखिए चार्ट में भी खास कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला है कंपनी को, जो 369 के पास एक सपोर्ट थी। तो अभी उससे बाउंस लेकर ऊपर तो गई है, क्योंकि ये जो ऊपर गई है न्यूज़ के कारण ही गई थी। ऐसा कोई बड़ी फैक्टर नहीं था, क्योंकि न्यूज़ आई थी एक अच्छी न्यूज़ जिसके कारण ऊपर गई थी, और न्यूज़ ख़त्म होने के बाद फिर से देखिए नीचे जाना शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं मार्च के रिजल्ट में क्या आता है। अगर मार्च के रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली कंपनी के शेयर प्राइस को थोड़ा बूस्ट मिलेगा और कंपनी के शेयर प्राइस भी ऊपर जाना शायद शुरू हो सकता है। तो कैसे लगी आप लोगों की इस तरह के एनालिसिस? अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझने में परेशानी हो रही है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की कमेंट की रिप्लाई करूँगी। और आप लोग कोई नई शेयर के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, मैं उसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो देख कर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।